स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर। हमारे मैथ्स लेक्चर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं आई हूँ स्टार्ट करने साइंस 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड। ओके, इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेसेस in living organism, पार्ट 1। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के दो टॉपिक है हमारे पोर्शन में। एक टॉपिक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ से सबको समझ में आता है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ ही है। प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, सब जो जिंदा है वो लाइफ है। ठीक है, तो ये जो लाइफ प्रोसेस है मीन्स जो भी लिविंग बीइंग्स है उसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं उसमें, वो सारे क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। ये ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में मोर और लेस सेम ही होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है सबको ही पता है। रेस्पिरेशन, ठीक है, डाइजेशन और यू कैन से न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल सिस्टम, ये सारे लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल है। और भी है सेल डिवीजन, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस है जो हमें बताते हैं। कोई जो भी लिविंग बीइंग है उसमें ये सारे प्रोसेस होते हैं। और ये किसी भी प्रोसेस में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये सारे जो प्रोसेस हैं ये हमेशा एक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सबको ही पता है। रेस्पिरेशन नोज से लेकर लंग तक इन्वॉल्व होता है, सर्कुलेशन में हार्ट इन्वॉल्व होता है, एक्सक्रीशन में किडनी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके ये प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस इंडिविजुअली सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम करते हैं, लेकिन एक बॉडी में इन सबका एक परफॉर्मेंस जो होता है एक कोऑर्डिनेशन में होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन ये सारे प्रोसेस क्या है? कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या जानना है? मेजर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन। अब हमें ये प्रोसेसेस पढ़े, लाइफ प्रोसेस में कैसे आ रहा है ये एनर्जी प्रोडक्शन। ये सारे प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कोई भी परफॉर्मेंस है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, हम चल रहे हैं, हमें भी एनर्जी चाहिए वॉक करने के लिए या कोई परफॉर्मेंस करने के लिए। तो हर एक जो प्रोसेस बॉडी में भी हो रहा है वो हर एक परफॉर्मेंस को, रेस्पिरेशन ले लो, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इस सारे प्रोसेस को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी फॉर्म में। ठीक है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल और यू कैन से बॉडी। ठीक है, एटीपी हमारे फॉर्म में, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि रुपया इज करेंसी फॉर इंडिया। ठीक है, वैसे ही सेम मैनर में एटीपी इज करेंसी फॉर एनर्जी इन सेल। ठीक है, अब व्हाट इज सेल ये सबको पता है, लेकिन हम एक थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन वापस डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक पे जाने से पहले। ठीक है, हम थोड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, होल बॉडी, मल्टी सेलुलर ले लो, यूनिसेलुलर ले लो, ये किससे बना है?
बेसिक यूनिट क्या है इन सब का? तो इसका बेसिक यूनिट है सेल। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट सेल है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक है। जैसे कि ये घर है, घर की दीवारें किससे बनी है? ब्रिक से। एक ब्रिक से बनी है, उसका एक बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक है। ठीक है, बहुत सारे ब्रिक से, बहुत सारे ईंटों से एक दीवार बना है और बहुत सारे दीवार से घर बना है। सेम मैनर में जो बॉडी है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हायर टू लोअर एनिमल्स, इसमें क्या है? बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। इससे छोटा कोई पार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो सेल है, ये अगर ये सिंगल भी है, अकेला भी है, तो भी ये लिविंग बीइंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें सिंगल सेल होता है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें सिंगल सेल है, फिर भी ये जिंदा है। इसको और किसी दूसरे ऑर्गन या किसी चीज की जरूरत नहीं है फॉर इट्स सर्वाइवल। तो एक सेल भी है तो भी जिंदा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? बहुत सारे सेल्स, जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन, प्लांट, हायर प्लांट्स, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। इसमें कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल का ग्रुप मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक है, फिर ये सारे टिश्यू सिमिलर टाइप के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। बहुत डिफरेंट टिश्यू का टीम मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑर्गन है, हार्ट है, नोज है, ईयर्स है, ये सारे हर एक डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स कौन बनाता है? अलग अलग टाइप के सेल मिलकर बनाते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन में कोई भी प्रोसेस होता है, पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, तो ये क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद इससे होल बॉडी वर्क करता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो होना है वो कहाँ होगा? किस लेवल पे होगा? सेल में होगा। ठीक है, मतलब एक एक सेल पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है, मतलब रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो वो सब चीज कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मेन हमें क्या डिस्कस करना है? एनर्जी प्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस मेन इन्वॉल्व है? तो वो इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन हमने ये सोचा नहीं होगा, रेस्पिरेशन में खाली ब्रीदिंग, हमने सोचा होगा इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज नथिंग बट रेस्पिरेशन। बट ये प्रोसेस के साथ एक एडिशनल प्रोसेस होता है, दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन दो लेवल पे होता है, एक होता है बॉडी लेवल और एक होता है सेल्यूलर लेवल। अब जो बॉडी लेवल पे होता है, नॉर्मली जो हमें पता है, जिसकी नॉलेज अब तक हमने लोअर स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है, वो बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन है, जिसमें क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ एक्सहेलेशन ऑफ CO2, इसको नॉर्मल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी लेवल में कैसे, ये लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। नेजल कैविटी से ऑक्सीजन पास होता है, फेरिंग से फिलेरिंग, ट्रैकिया, देन ब्रोंकियोलस, देन एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई को एयर सैक भी बोलते हैं। ठीक है, एयर सैक। इसके थ्रू क्या होता है? यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन जो होता है वो हार्ट को
हार्ट के थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है। हार्ट के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन है वो हार्ट में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 वो लंग को वापस मिलता है, ठीक है। इस यहाँ पर जो एल्वेओलाई के थ्रू क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब लंग से हार्ट को क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और हार्ट से CO2 वापस सेम पाथ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या हो रहा है, हमारे ब्लड के अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, तो हमारा ब्लड क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रिलीज क्या हो रहा है, CO2, ठीक है। नेक्स्ट, अब एनर्जी प्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन है, इसमें इसके थ्रू होता है एनर्जी प्रोडक्शन। अभी हमने देखा ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ब्लड में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है ऑक्सीजन, हार्ट के थ्रू वो ऑक्सीजन सारे सेल्स में पहुंचेगा, ठीक है। सारे सेल्स में पहुंच के सेल में ऑक्सीजन एंटर करेगा, ठीक है। यही ऑक्सीजन हेल्प करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब किससे, अभी हमने ये पढ़ा है कि हमें न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है, हम जो फूड जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में डाइजेशन भी इन्वॉल्व है। कैसे, डाइजेशन में क्या होता है, हम जो भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो हम फूड खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो पूरे सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मेजर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो लिपिड और प्रोटीन का यूज होता है, ठीक है। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, मिल्क ले लो या कोई भी राइस, मिल्क, व्हीट, ये सबसे जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो सिंपल डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होता है, सेल में ब्लड के थ्रू सारे सेल में पहुंचता है, ठीक है। जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब डिस्कस किया ग्लूकोज कहाँ जाता है, सेल में जाता है। तो ये है हमारा सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, यहाँ आगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है वो सेल में एंटर किया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन भी यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस हर एक सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये डिस्कस करने से पहले मुझे बताना है कि जो ये प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो दो टाइप के होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और यू कैन से एनर्जी प्रोडक्शन, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एरोबिक, दूसरा है अनएरोबिक। सिंपल, एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अनएरोबिक मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है,
ठीक है। हाँ, अब हम फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये 2 लेवल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एरोबिक और एनारोबिक। मेजर एरोबिक होता है हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में, ठीक है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस का होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है TCA साइकिल, और यू कैन से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, TCA साइकिल, और ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और ETC रिएक्शन। ये भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस में कौन से प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायूरिक एसिड में। पायूरिक एसिड प्लस NaDH2 प्लस ATP, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस स्टेप में होता है। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस स्टेप में, फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का होता है साइटोप्लाज्म में। तो पहले ग्लूकोज एंटर किया, तो उसे एनर्जी अगर प्रोड्यूस करना है तो पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायूरिक एसिड, और यू कैन से पा, ठीक है। अब 2 पायूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो याद रखने के लिए पापा, यू कैन रिमेम्बर बाय पापा मीन्स 2 पायूरिक एसिड, ओके। इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, NaDH2 प्लस 2 ATP, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस स्टेप में, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 2 पायूरिक एसिड, 2 NaDH2 और 2 ATP। अब ये जो पायूरिक एसिड है, पायूरिक एसिड साइटोप्लाज्म में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। पायूरिक एसिड किसमें, अब 2 पायूरिक एसिड है तो कन्वर्जन किसमें होता है इसका, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। नाम थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार याद करोगे फिर हमेशा याद रहेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और वहां पे 2 प्रोसेस होंगे, कौन कौन से, क्रेब्स साइकिल दैट इज TCA साइकिल और ETC, ठीक है। TCA साइकिल, और इसको क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। और
फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। जो ये दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम का साइक्लिक, अब ये साइकिल क्यों बोला है टीसीए साइकिल, क्योंकि एक साइक्लिक रिएक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, जिसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम है टीसीए साइकिल, ठीक है। तो ये साइक्लिक रिएक्शन होते हैं और उसके बाद क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में प्लस NADH2 प्लस FADH2 प्लस वाटर, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है थ्रू टीसीए साइकिल और ये कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कार्बन इसका पूरा कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो गया और CO2 रिलीज हुआ, NADH2 FADH2 एंड वाटर, ठीक है। अब थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, थर्ड है ETC। ये भी कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। यहाँ क्या होगा, जो NADH2 है और FADH2 है, NADH2 और FADH2, NADH2 से 3 ATP जनरेट होगी, ठीक है, और FADH2 से 2 ATP जनरेट होगी, ठीक है। NADH2 से 3 ATP जनरेट होगा और FADH2 से 2 ATP जनरेट होगा और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। तो इस साइकिल के बाद, इस रिएक्शन के बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, मींस ग्लूकोज कंप्लीटली CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ATP जनरेट होती है और CO2 वाटर और एनर्जी, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन एरोबिक प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, 3 स्टेप इन्वॉल्व है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, दैट इज ETC साइकिल, ETC रिएक्शन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। टीसी और ETC रिएक्शन का हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये सिर्फ यूकैरियोट्स में हो सकता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, प्रोकैरियोट्स एंड माइक्रोब्स में, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व होगा। ये हम उस टॉपिक पे हम आएंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पा में, दैट इज पायूरिक एसिड में, 2 पा, ठीक है, 2 पायूरिक एसिड प्लस 2 NADH2 प्लस 2 ATP, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में पायूरिक एसिड के बाद क्या होता है, पायूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं बताया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ साथ NADH2 प्लस वाटर, ठीक है। एसिटाइल पायूरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADH2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद 2 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, क्रेब्स साइकिल दैट इज टीसीए साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और दूसरा ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, NADH2 और FADH2, ठीक है, और वाटर।
दोनों प्रोसेस में जो NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, इनमें कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, जिसके थ्रू क्या होता है? NADH2 क्या प्रोड्यूस करता है? जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 विल प्रोड्यूस 3 ATP और ईच मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। ठीक है, समझा? नेक्स्ट टॉपिक। अब ये NADH2 और FADH2 का फुल फॉर्म क्या है? What is NADH2 and what is FADH2? NADH2 means nicotine, diamine, adenine, dinucleotide. ओके, और इसका फुल फॉर्म है फ्लेविन, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन दोनों से एटीपी प्रोड्यूस होता है ETC में। ठीक है, अब मेन हम एनर्जी करेंसी के बारे में जानते हैं थोड़ा। कौन है एनर्जी करेंसी? ATP। ठीक है, ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म। व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एनर्जी कैसे मिल रही है, एनर्जी कैसे स्टोर है? तो इसमें एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, जो ATP है उसमें क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। ये जब एक फॉस्फेट रिलीज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये नाइट्रोजन बेस एडेनाइन, ये कनेक्टेड है राइबोस शुगर से प्लस 3 फॉस्फेट। दिस इज राइबोस शुगर, ये है नाइट्रोजन बेस जो है एडेनाइन। ठीक है, और 3 फॉस्फेट बॉन्ड। जब ये फॉस्फेट रिलीज होता है और ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तब एनर्जी प्लस ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है वो यूटिलाइज होता है बॉडी में। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हाउ ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हमें पढ़ना है अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक पे जाने से पहले इन केस हमने ये जो पढ़ा प्रोसेस, वो हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, लेकिन इन केस कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में इन्वॉल्व ही ना हो, तब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? अगर सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ना हो तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि लिपिड और प्रोटीन का यूज होता है। ठीक है, तो ये कैसे हमने ग्लूकोज का पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस और ETC साइकिल के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है। अब लिपिड और प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व होते हैं? तो लिपिड, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या था? ग्लूकोज था। सेम मैनर में लिपिड का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड।
और प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू रिलीज होता है पायरुविक एसिड, फिर ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के, और फिर क्रेब्स साइकिल के थ्रू ATP प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस किया था। अब प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट नहीं है बॉडी में तो एनर्जी तो चाहिए। सब फास्टिंग है किसी का तो भी तो एनर्जी रिलीज होती है, ऑर्गेनिज्म वर्क तो करता ही है। तो उस केसेस में क्या होता है, एनर्जी कहाँ से एनर्जी किसके थ्रू यूटिलाइज होता है? लिपिड और प्रोटीन के थ्रू। लिपिड किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है। लिपिड कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, और ये दोनों का कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, डिफरेंट एंजाइम के थ्रू। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और फिर ये क्रेब्स साइकिल और ETC साइकिल के थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, समझ में आया? अब हम डिस्कस करेंगे अनएरोबिक प्रोसेस में कैसे रेस्पिरेशन होता है। सेकेंड टॉपिक है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उन केसेस में क्या होता है, वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? उनमें सिर्फ होता है ग्लाइकोलिसिस। बैक्टीरिया, यीस्ट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन नहीं रहने पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनमें क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस स्टेप में क्या हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में, पा में, राइट। इसका अब फर्मेंटेशन स्टेप में क्या होता है? पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं कन्वर्ट होता है, या उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसका क्या होता है? फर्मेंटेशन मींस पायरुविक एसिड डिफरेंट अलग एंजाइम के हेल्प से ये अलग बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अल्कोहल या अदर फैटी एसिड। ठीक है, समझ में आया? मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा? पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा। पायरुविक एसिड का क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा, और वो किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कोहल या अदर फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा बैक्टीरिया या लोअर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है मोस्टली यूनिसेल्युलर में, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, तो उनमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगा और फर्मेंटेशन होगा। लेकिन हायर एनिमल्स में भी, हायर ऑर्गेनिज्म में भी, यू कैन से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब ह्यूमन जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है? बहुत टायर्डनेस फील होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। उस केस में क्या होता है? जिस फास्ट स्पीड से एक्सरसाइज हो रही है उतना ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाता, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी किससे होता है? फर्मेंटेशन स्टेप से होता है। तो इसमें क्या होता है? पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसमें ग्लूकोज किसमें होगा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, और उसके बाद पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा? पायरुविक एसिड कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा?
फिर पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसमें होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमें टायर्डनेस फील होता है, ठीक है। सेम मैनर में अब प्लांट्स में कैसे ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, ठीक है, उसमें एग्जांपल ले लो सीड्स। जो सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो सॉइल के बीच सबमर्ज सॉइल है जहाँ पे वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उस केसेस में भी ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। समझ में आया, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन।